नमस्कार सभी को। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार चुनाव की, जहां एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर एक संग्राम छिड़ा हुआ है। जीतन राम मांझी खुलेआम अल्टीमेटम दे रहे हैं, वहीं चिराग पासवान 40 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। नीतीश कुमार की बात करें, वो बिना सबकी सहमति के सीधे अलग अलग सीटों पर अपने कैंडिडेट घोषित कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या बिहार से मोदी और शाह की पकड़ ढीली हो चुकी है, और क्या छोटे सहयोगी दल इस मौके पर बार्गेनिंग कर रहे हैं और बिहार हाथ से निकल रहा है? और अगर ऐसा होता है तो फिर इसका दिल्ली की राजनीति पे क्या असर पड़ेगा? ऐसे बहुत सारे सवाल खड़े हैं, क्योंकि अगर सीटों को लेके एनडीए में अलगाव होता है, एनडीए में झगड़ा होता है, तो उसका असर बिहार की राजनीति से हटके दिल्ली की राजनीति पे भी पड़ेगा। तो क्या कुछ चल रहा है इस समय बिहार में, खासकर एनडीए में? आइए सब कुछ आसान भाषा में समझते हैं। दोस्तों, बिहार के विधानसभा चुनाव को अब बस कुछ महीने बाकी हैं, और हर पार्टी की ये कोशिश है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर फाइट करे। और इस सीट शेयरिंग को लेके एनडीए में भी नोकझोंक तेज हो चुकी है। जो कल तक प्रधानमंत्री मोदी के आगे हाथ जोड़कर खड़े होते थे, आज वही नेता सामने से आके धमकी दे रहे हैं कि हमें तो इतनी सीटें चाहिए ही। पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा कैबिनेट मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि अगर बीजेपी ने उन्हें 15 सीट नहीं दिया तो वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, यानी गठबंधन से बाहर हो जाएंगे। और ये बात उन्होंने सीधे कैमरे पे कही है, और दावा किया है कि उनका जो है 10-15 हजार वोट हर क्षेत्र में है। और ये कहीं ना कहीं एक धमकाने की ही राजनीति है कि अगर आप हमें जितनी सीटें हम मांग रहे हैं नहीं दोगे तो हम आपका वोट काटेंगे। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि मामला अकेले जीतन राम मांझी का नहीं है। चिराग पासवान भी एनडीए के भीतर अपनी पोजीशन मजबूत करने पे लगे हुए हैं। रिपोर्ट्स की माने तो उनकी डिमांड है 40 सीटों की। वहीं नीतीश कुमार, वो तो एक कदम आगे बढ़ चुके हैं, बीजेपी से बिना पूछे अपनी पार्टियों के उम्मीदवार अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में घोषित कर रहे हैं। यानी मामला साफ है कि बिहार का मैदान खुल चुका है और एनडीए के अंदर फ्रैक्चर नजर आना शुरू हो चुका है। अगर हम नॉर्मल सिनेरियो में देखें तो गठबंधन किसी का हो, चाहे एनडीए का हो, चाहे इंडिया का हो, चाहे और कोई भी गठबंधन हो, वहां पे सीटों को लेके बार्गेनिंग होती है। कभी कभी इस चक्कर में गठबंधन टूट भी जाता है। लेकिन मोदी जी और अमित शाह के लिए प्रॉब्लम ये है कि पिछले 2 टर्म में उन्होंने इस तरीके की बार्गेनिंग कभी की नहीं। किसी नेता की हिम्मत नहीं होती थी कि अमित शाह जी के सामने वो जितनी सीटें दे रहे हैं उससे ज्यादा मांग ले। और उसके कई सारे रीजन भी थे, क्योंकि 2014 में और 2019 में मोदी जी के पास पूर्ण बहुमत था, जनता का भी पूरा सपोर्ट था, मोदी जी का पॉपुलैरिटी ग्राफ जो है वो बहुत ऊपर था, और विपक्ष उसके सामने बहुत कमजोर था। लेकिन जब से मोदी जी 240 पे आके अटक गए हैं, तब से मामला बिल्कुल उल्टा पड़ चुका है। और मोदी जी को केवल गठबंधन में ही नहीं, अपनी पार्टी के अंदर भी कई फ्रंट पे मोर्चा देखने को मिल रहा है। चाहे आरएसएस की बात करें, नितिन गडकरी, योगी आदित्यनाथ, ये लिस्ट बड़ी लंबी है। और बिहार में जिस तरीके से राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा किया था, उसके बाद वहां पे सिचुएशन जो है वो मोदी जी के या एनडीए के फेवर में ज्यादा दिख नहीं रहा है। और इसके अलावा बिहार में जो कास्ट अर्थमेटिक है वो तय करता है कि चुनाव किस दिशा में जाएगा। अगर हम अपोजिशन की यानी महागठबंधन की बात करें तो तेजस्वी यादव, कांग्रेस, वाम दल, ये सड़क पर बहुत ज्यादा एक्टिव है। लोकप्रियता के मामले में बीजेपी बिहार में भी लगातार गिरती जा रही है, और जिस तरीके के ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं, बहुत कम चांस है कि बिहार में बीजेपी अकेले अपने दम पे बहुमत ला पाए। इसीलिए जो जीतन राम मांझी, चिराग पासवान जैसे रीजनल लीडर्स हैं, उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ रही है। इसके अलावा रीजनल पार्टीज का एक दूसरा डर भी है कि अगर उन्होंने अभी दबाव नहीं बनाया, अगर मैक्सिमम सीटों पे नहीं लड़ा, तो उनका अस्तित्व ही बीजेपी खा जाएगी। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी हमें देखने को मिले हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी ने शिवसेना को तोड़ दिया, फिर एनसीपी का भी बंटवारा कर दिया, और पंजाब में अकाली का जो पॉलिटिक्स था वो लगभग खत्म ही कर दिया। ये सब देखते हुए एनडीए के पार्टनर्स को भी लग रहा है कि अगर आज हमने बार्गेनिंग में थोड़ी सी भी ढील बरत दी तो बीजेपी कब इनको निगल जाएगी, इन्हें पता भी नहीं चलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें नीतीश बाबू की, यानी बिहार की राजनीति के पलटन सम्राट, तो उन्होंने भी बीजेपी को सरप्राइज कर दिया है। दरअसल बिना कंसल्ट किए कई कॉन्स्टिट्यूएंसी पे अपने कैंडिडेट का नाम घोषित कर रहे हैं। अब ये साफ सिग्नल है कि जेडीयू अपने आप को एक फुल इंडिपेंडेंट पार्टी की तरह और मेजर पार्टी की तरह बिहार में दिखा रही है। नीतीश गठबंधन में जरूर हैं, लेकिन हर वक्त अपनी ताकत दिखा रहे हैं। और जो सीट शेयरिंग का क्राइसिस चल रहा है, उसको दरअसल वो अपने लेवरेज में बदल के एक किंग मेकर की भूमिका में रहना चाहते हैं, जैसे नायडू बाबू केंद्र में है। क्योंकि अगर नीतीश की पोजीशन कमजोर होती है, जेडीयू खराब प्रदर्शन करती है इस चुनाव में, तो फिर जेडीयू को तोड़ना या उसका बीजेपी में विलय होना, इसके चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। और यहाँ पे सवाल सिर्फ बिहार का नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया, बिहार से दिल्ली का कनेक्शन साफ साफ है। अगर बिहार बीजेपी के हाथ से फिसलता है तो आप ये समझ लो कि जो दिल्ली की पॉलिटिक्स है वो भी चेंज होगी। क्योंकि हमारे देश का इतिहास गवाह है कि कई बार राज्यों की जो पॉलिटिक्स होती है वो देश के पॉलिटिक्स का नैरेटिव चेंज कर देती है। 1977 में बिहार और यूपी से शुरू हुई एक लहर ने सेंटर की सरकार को उखाड़ फेंका था। 2004 में बिहारी फार्मर्स मुद्दे और यूपी की कास्ट पॉलिटिक्स ने एनडीए 1 की दिल्ली में सरकार जो थी उसको गिरा दिया था। और अब 2025 में बिहार फिर से वैसा ही ट्रिगर पॉइंट बन चुका है, जहां पे अगर बिहार की पॉलिटिक्स बीजेपी के हाथ से निकलती है
तो सेंटर में भी बहुत बदलाव होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और आज का ग्राउंड रिपोर्ट ये है कि इस समय अपोजिशन की रैलीज में भीड़ बहुत ज्यादा उमड़ रही है। ये हमने वोट अधिकार यात्रा में भी देखा था। अब ये भीड़ वोट में बदल पाएगी या नहीं, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। इसके अलावा बिहार में जॉब का क्राइसिस, माइग्रेशन, ये इलेक्शन में एक बड़ा नैरेटिव बन सकते हैं। कास्ट सेंसस और रिजर्वेशन का इशू, यहाँ पे एनडीए कमजोर दिखाई देता है। और बीजेपी का जो गुजरात का मॉडल है, वो नैरेटिव पॉलिटिक्स अभी बिहार के लोकल कास्ट रियलिटीज के सामने हल्की पड़ती है। और हर छोटी पार्टी का एक टिपिकल पैटर्न भी होता है। जब तक सेंटर का लीडर स्ट्रांग होता है तब तक वो दबे रहते हैं। मतलब जब तक मोदी जी का करिश्मा था तब तक ये लोग दबे थे। जैसे ही लीडर वीक होता है तो फिर सीट की बार्गेनिंग बहुत तेज हो जाती है। आज चिराग हो, मांझी, कुशवाहा, निषाद, ये सब बीजेपी की लिमिट को टेस्ट कर रहे हैं। इनका कैलकुलेशन सिंपल है कि बीजेपी को बिहार में 100 से कम सीटें दो। देखो बिहार में टोटल 245 सीटें हैं। ये चाहते हैं कि बीजेपी का कैंडिडेट 100 से कम सीटों पर लड़े, ताकि बीजेपी जो है वो मुख्यमंत्री के रेस से ऑटोमेटिक ही बाहर रहे और रीजनल पार्टी स्ट्रांग बार्गेनिंग कर सके, उनके पास पावर रहे। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि आखिर इतना डर क्यों है? अगर बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन भी जाती है तो क्या हो जाएगा? देखो यूनियन की पॉलिटिक्स और पूरे देश की पॉलिटिक्स का जो पैटर्न है कि अगर बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती है तो ये इवेंचुअली सारे छोटे दलों को एब्जॉर्ब कर जाएगी। और ये डर जेडीयू, एलजेपी, एचएएम सबके अंदर है। इसीलिए बार्गेनिंग इतनी मजबूती से की जा रही है। अगर ये छोटे दल आज दब गए तो कल एकनाथ शिंदे या अजित पवार जैसी हालत इनकी भी हो जाएगी। तो आप कह सकते हो कि 2025 का जो बिहार इलेक्शन है, ये सिर्फ नंबर की लड़ाई नहीं है, बल्कि भरोसे और सर्वाइवल की भी लड़ाई है। और बिहार के इस चुनाव ने जो शुरू हो चुका है, दरअसल एक सच्चाई फिर से लोगों को याद दिला रही है कि जो हमारी डेमोक्रेसी है ना, ये एक आदमी के इर्द गिर्द नहीं घूमती है, क्योंकि ये ऑटोक्रेसी नहीं है। यहाँ पे नंबर और अलायंस का गेम होता है। 2014 और 2019 में जब बीजेपी 300 प्लस थी तो ये सच्चाई कहीं ना कहीं दब चुकी थी। लेकिन आज ये सच्चाई वापस से बाहर आई है कि कोलिशन पॉलिटिक्स यानी गठबंधन की पॉलिटिक्स जो है वही इंडिया के लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लग रहा है, जो एनडीए में सीट शेयरिंग को लेके युद्ध या घमासान छिड़ा हुआ है, क्या ये बस नंबर की लड़ाई है, या एक तरीके से ये देश की पॉलिटिक्स को संकेत है कि मोदी इरा या मोदी युग जो था वो अब धीरे धीरे कोलिशन गणित में डिसॉल्व हो रहा है, खत्म हो रहा है? या आपको लगता है कि मोदी ऑरा अभी भी उसी तरीके से इंटैक्ट है, बरकरार है? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।